हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। चैप्टर नंबर जो 10 है तुम्हारा, ग्रेविटेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत काफी पहले टाइम से, मतलब आज से करीब 1500 साल पहले, 1600 साल पहले आर्यभट्ट का नाम सुना होगा तुमने। आर्यभट्ट, ठीक है, साइंटिस्ट था। इसने 15 सेंचुरी एडी में सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। क्या बताया था इसने ग्रेविटेशन के बारे में? ग्रेविटेशन के बारे में बताया था कि ये जो सन है, ये सॉरी अर्थ जो है, ये सन के अराउंड रोटेट करती है। ठीक है, और साथ में उसकी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है, जिससे डे और नाइट फॉर्म होते हैं। ये आर्यभट्ट बता चुका था। उसके अलावा बताया था जो मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, और इससे रिलेटेड उसने थ्योरी दी थी, जो उसकी बुक है उसमें है ये। फिर उसके 1000 साल बाद ऑलमोस्ट, ठीक है, ये इंडिया में था आर्यभट्ट, है ना। आर्यभट्ट भारतीय इंडियन है। और उसके 1000 साल बाद जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर जो कुछ साइंटिस्ट वगैरह थे, जैसे नाम सुना होगा तुमने, कॉपरनिकस, जोहानस केपलर, नहीं सुना होगा, किसी ने नहीं भी सुना होगा, टाइको ब्रे, है ना, गैलीलियो, न्यूटन। तो सबसे पहले, इससे पहले क्या मानते थे यूरोपियन कंट्रीज वाले? ठीक है, इंडिया में तो पता था, आर्यभट्ट बता दिया था। उसके बाद भी यूरोपियन कंट्रीज इतना ही मानते थे कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है। अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है, और बाकी सारे प्लैनेट्स वगैरह जो भी हैं, स्टार्स वगैरह जितने भी, वो अर्थ के अराउंड ही रोटेट करते हैं। सन भी अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, ऐसा मानते थे। ठीक है, और ऐसा सोचते थे कि जो अर्थ है वो, जो अर्थ पे अलग लॉज चलते हैं फिजिक्स के, और यूनिवर्स में बाकी जगह अलग लॉज चलते हैं। ठीक है, अर्थ पे जैसे किसी ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं तो अलग फोर्स लग रहा हुआ, कुछ भी कर रहे हैं अलग फिजिक्स चल रही है यहाँ पर, और मून पर या अलग जगह अलग फिजिक्स चल रही है। तो ऐसा मानते थे, और इसके खिलाफ कोई भी बोलता था, मतलब ऐसा नहीं होता, तो उसको मार देते थे। जैसे कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था वहां पर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, भारत में तो पता था, यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहले उसने बताया था कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। ठीक है, अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है सर्कुलर पाथ में, ऐसा बताया किसने? कॉपरनिकस ने बताया। कॉपरनिकस ने ऐसा बताया, तो उसको इसलिए वहां के जो भी पोप वगैरह थे, जो भी मानने वाले थे, ठीक है, उन्होंने के लिए हमारे धर्म के खिलाफ बोल रही है, तो उसको उसको सजा दी, जो भी किया होगा उसके साथ, मतलब अच्छा नहीं किया उसके साथ। फिर इसके बारे में और स्टडी की, तो टाइको ब्रे और जोहानस केपलर, ये दो फ्रेंड्स थे, ये इसके बारे में स्टडीज कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि यूनिवर्स में कोई नया स्टार मिल गया इनको, जब देख रहे थे। ठीक है, तो एक नया स्टार, मतलब पहले क्या मानते थे कि स्टार्स वगैरह जितने भी यूनिवर्स में सब जगह सबकी पोजीशन फिक्स है, ये पोजीशन चेंज नहीं करते स्टार्स, जो रात में देखते हैं। उसे नया स्टार मिल गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ रोटेशन चल रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने स्टडीज की, स्टडीज करके फिर लॉस बताया कुछ। उन लॉस में उन्होंने बताया कि जैसे केपलर ने, टाइको ब्रे ने स्टडीज की, फिर टाइको ब्रे मर गया था, फिर उसके मरने के बाद फिर केपलर ने फाइनली लॉस दिए उसमें। तो उसके 3 लॉस थे, उसको भी पढ़ेंगे हम। तो उसमें बताया कि जो अर्थ है वो एकदम सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं कर रही, इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करे। इलिप्स, इलिप्स के बारे में बताएंगे। वो सर्कल की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा उसमें जो रेडियस होती है वो चेंज हो जाती है बस। जैसे सर्कल में पूरी जो रेडियस होती है वो सेम होती है, मतलब बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट, सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इलिप्स में ऐसा नहीं होता, इलिप्स इस तरह से बना सकते हो थोड़ा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होगी, इधर डिस्टेंस थोड़ी कम होगी। तो उसने बताया कि जो प्लैनेट्स वगैरह है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करते हैं, सर्कुलर में नहीं करते। और भी लॉज दिए एरिया से रिलेटेड, मतलब अर्थ की स्पीड, प्लैनेट की स्पीड कब ज्यादा होगी कब कम होगी, और एक टाइम पीरियड से रिलेटेड। उन सब तीनों लॉज को पढ़ेंगे, 3 लॉज दिए थे उसने। ठीक है, और उसने लॉज दिए थे, उनका रीजन नहीं बता पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो थ्योरी या फिर कोई भी रीजन नहीं दे पाए थे जोहानस केपलर। जोहानस केपलर के बाद फिर न्यूटन उसी के लॉज को पढ़ रहा था। जोहानस केपलर ने ये लॉज दिए, दिमाग में सोचता रहता है कि ऐसा क्या है, क्या है, क्या है। ठीक है, तो जब न्यूटन 23 साल का था, अराउंड 1665 के आसपास ये टाइम था, जब वो 23 साल का था, कॉलेज में पढ़ रहा था। तो जब वो कॉलेज में पढ़ रहा था तो उस टाइम क्या हुआ, जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना में सब लॉकडाउन हो गया, सब स्कूल स्कूल सब बंद हो गए। तो उस टाइम वहां पर 1965 में प्लेग आया था यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। तो उस प्लेग के कारण क्या हुआ, वहां भी जितने भी कॉलेज वगैरह थे सब बंद कर दिए थे, 3 साल तक बंद थे वहां पर। ठीक है, क्योंकि पहले इतनी प्रॉपर मेडिकल सब कुछ नहीं था, इक्विपमेंट वगैरह, दवाइयाँ वगैरह नहीं थी, कोई भी बीमारी आती थी तो बहुत सारे लोग मर जाते थे।
जैसे वहां भी प्लेग आया था, बहुत सारे लोग मर रहे थे, स्कूल कॉलेज सब बंद करे, तो उसकी वजह से न्यूटन को क्या करना पड़ गया, घर पे बैठा रहना पड़ गया। तो घर पे बैठा बैठा सोचता रहता था कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें, ठीक है, और सोचते सोचते उसने बहुत सारी अलग अलग फिजिक्स बना दी जिसको हम पढ़ने पड़ती है हम सबको। ऐसे क्या वो सोच रहा था कि यही प्लेनेटरी मोशन के बारे में सोच रहा था कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में इस तरह से, ऑलमोस्ट सर्कुलर। तो थोड़ा बहुत जानता था, जैसे मान लो किसी भी पत्थर को अगर ऐसे घुमाएंगे रस्सी से बांधकर ऐसे, ठीक है, तो इसमें जब ये घूमता है सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ में घूमता है तो क्या होता है, इसके ऊपर इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और जो वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये पार्टिकल जब रोटेट करता है सर्कुलर पाथ में, रस्सी से किसी पत्थर को घुमा रहे हैं तो वहां पर क्या है, एक्सेलरेशन है, और उसको हमने बता भी चुके हैं हम पहले, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में बताया था, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ऐसे रोटेट करते हैं। एक्सेलरेशन है तो जो सेकंड चैप्टर में फोर्स पढ़ा, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स भी होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स होता है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, इसके डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। और यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ तो बता सकते हैं, यहाँ पे जो फोर्स है ये रस्सी के अंदर टेंशन होता है, टेंशन फोर्स, एक टेंशन फोर्स होगा इसके अंदर लगेगा जिसकी वजह से रस्सी एकदम टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो तुमने एक कच्चा सा धागा वगैरह लिया जिसको तुम आराम से तोड़ सकते हो, उससे भारी पत्थर बांधा और जोर जोर से घुमा रहे हो उसको, तो जितना ज्यादा स्पीड से घुमाते जाओगे एक टाइम पे क्या आएगा, वो रस्सी टूट जाएगी, ठीक है, रस्सी टूट जाएगी, अब फिर ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, अब कहाँ जाएगा, जैसे मान लो ये इस कंडीशन में रस्सी टूटी तो टेंजेंट के अलाउंग, इस पर टेंजेंट मतलब लाइन टच होकर जाती है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं, यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो लाइन टच होकर जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, तो ये पत्थर जो है ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, जैसे रस्सी टूटी इधर चला गया, मान लो यहाँ पर घूम रहा है कहीं पर, तो इस जगह पे रस्सी टूट गई, धागा टूट गया तो ये पत्थर इधर चला जाएगा, तो इस पाथ के अंदर चला जाएगा, अब ये गोल नहीं घूमेगा, क्यों, क्योंकि जो ये फोर्स जो प्रोवाइड हो रहा था वो फोर्स खत्म हो गया, और जैसे फोर्स खत्म हो जाएगा ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसके दिमाग में था कि जब मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड तो कोई ना कोई तो फोर्स है वहां पर, ठीक है, और वो कौन सा फोर्स लग रहा है, जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, वहां पर भी कोई ना कोई फोर्स तो है, तो फोर्स के बारे में पता नहीं था कौन सा फोर्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वही जैसे मैंने बोला कि बैठा वाला घर पे सोचता था, तभी वो कहानी आती है हमारी एप्पल वाली, एप्पल वाली कहानी में क्या है कि बैठा हुआ था एप्पल के पेड़ के नीचे, ठीक है, ऐसे एप्पल का पेड़, तो भी मान लो पेड़ है, यहाँ बैठा हुआ है वो न्यूटन, और यहाँ से सेब गिर गया उसके ऊपर, मतलब सामने उसके ऊपर नहीं गिरा, सर्वर पे गिर जाए, लग जाए, बेहोश हो जाए, तो दूर गिरा, थोड़ा सामने गिरा उसके, ठीक है। तो जो सामने एप्पल गिरा तो सोचा कि किसी भी चीज को, फिर दिमाग में आएगा किसी भी चीज को हम गिराते हैं छोड़ते हैं तो हमेशा वो अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है, अर्थ अट्रैक्ट करती है तो वो नीचे ही जाता है, ठीक है, छोड़ा तो अर्थ मतलब अर्थ उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम गिरा रहे हैं तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, तो उसकी वजह से वो नीचे गिर रहा है, ठीक। तो उसने फिर एक डेयरिंग असम्पशन किया, मतलब उस टाइम पर मानते थे क्या कि अर्थ पे अलग लॉस चलते हैं, गवर्न होती है फिजिक्स अलग लॉस से, और बाहर यूनिवर्स में ब्रह्मांड के अंदर अलग चलती थी, मून पर इस जगह पर, तो उसने क्या असम किया कि अर्थ जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही ऐसे अर्थ मून को भी अट्रैक्ट कर रही। अभी ये बोलने में बहुत इजी लगता है कि ऑब्वियसली बात है, अर्थ किसी पत्थर को अट्रैक्ट करेगी तो मून को भी कर रही होगी, सभी भी कर रही होगी, पर उस टाइम पर ऐसा नहीं था, ठीक है, उस टाइम पर क्योंकि सब सोचते थे कि उधर अलग ही भगवान है, इधर अर्थ के अलग भगवान है और उधर अलग ही भगवान चल रहे हैं, उधर अलग ही लॉस चल रहे हैं, ऐसा मानते थे। न्यूटन ने क्या बोला कि ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर जो भगवान है ना, मतलब यहाँ पर जो लॉस है वही उधर भी चल रहा है, तो उसने बोला जैसे अर्थ किसी पत्थर को या एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है ऐसे अर्थ क्या कर रही है, मून को भी अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। फिर ऐसे करके उसने कैलकुलेशंस वगैरह की, बैठे 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 बैठे, और फाइनली 2-3 साल के अंदर उसने, ज्यादा टाइम नहीं, बस 2-3 साल के अंदर उसने लॉ
दे दिया उसका, क्या लॉ दिया, उस लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। तो वहीं से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल सकते हो चाहो तो तुम। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या बताया उसने, इसने बोला कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडीज है कहीं पर भी, जैसे एक अर्थ पर है एक बॉडी, एक पत्थर अर्थ पे रखा हुआ है, एक पत्थर मून पे रखा हुआ है, या अर्थ पे दो पत्थर मान लो, एक पत्थर यहाँ कोचिंग में रखा हुआ है, एक पत्थर तुम्हारे घर पे रखा हुआ है, या एक पत्थर बिलासपुर में रखा हुआ है, एक पत्थर, पत्थर छोड़ के कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, तुम्हारा मोबाइल भी ले सकते हो, चेयर भी ले सकते हो, तुम्हारा घर भी ले सकते हो, कोई भी जिसके पास मास है। ठीक है, तो एक यहाँ रखा हुआ है, एक दिल्ली में रखा हुआ है। तो यूनिवर्स में कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट है किसी भी जगह पर, कितनी भी दूर, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये इसको हम बोलते हैं, इस तरह से स्टार्ट करते हैं। An object attracts every other object in universe with a force which is proportional to product of their masses। ठीक है, इसको समझाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली proportional to the square of distance between them। मतलब इसमें बोला उसने कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब उनके जो मासेस होंगे, मतलब एक का मास 1 kg है, एक का मास 2 kg, तो दोनों के प्रोडक्ट है, मतलब 1 into 2 मतलब 2 हो जाएगा। एक का मास 10 kg है, एक का मास 20 kg, तो 10 into 20 मतलब 200। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो जितनी ज्यादा होगी उतना फोर्स का वैल्यू कम होता जाएगा, जितने मासेस उनके ज्यादा होंगे फोर्स का वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा। मतलब मासेस ज्यादा ज्यादा है फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस को कम कर देंगे फोर्स बढ़ जाएगा। इसको समझाएंगे भी। तो ये उसने न्यूटन ने बताया, फाइनली 2-3 साल बाद उसने ये दिया कि ये ऐसा होता है। ठीक है, और जो फोर्स जो लग रहा है ये, एंड द फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, फोर्स जो होगा उसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बोलेंगे। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो तो तुम्हें क्या करना है, ये चीज तो ये लग तो याद रखनी है तुम्हें, ये पूरा ऐसा कैसा है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी तरह से ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में भी ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत तुम आगे पीछे कर सकते हो, पर ये जरूरी है कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये तो ध्यान रखना है। और ये अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें आगे हम लिखते हैं, so let there are two objects with masses m1 and m2 and distance between their centers is small d। ऐसा मान लिया हमने कि दो मासेस है, दो ऑब्जेक्ट्स है जिनके मासेस m1 m2 है, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस d है, तो ऐसे बना लेते हैं।
ये एक ऑब्जेक्ट हो गई है, ठीक है, इसका मास है m1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मास है m2, इसका सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं, इसका सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं, और दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है d, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है m1 m2, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस d। तो इस न्यूटन के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और न्यूटन थर्ड लॉ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, दूसरी बॉडी पहले वाली बॉडी पे फोर्स लगा रही है सेम उसी टाइम पर, ठीक है, जिस टाइम पे ये इस पे फोर्स लगा रही है उस टाइम पे ये भी इस पे फोर्स लगाएगी, ये न्यूटन थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन वाला। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, इन दोनों के सेंटर्स वाली लाइन को ज्वाइन कर लो, तो ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा होगा F, और ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, फोर्स की डायरेक्शन जो होगी ये दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग होगी, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग होगी, मतलब ये फोर्स को बोल सकते हैं, इस टाइप के जो फोर्स होते हैं जो सेंटर की लाइन के अलॉन्ग ही लगते हैं तो सेंट्रल फोर्स होते हैं। तो ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखो, कोई पूछेगा नहीं, हियर ग्रेविटेशनल फोर्स F is a central force, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग होगी, ठीक है, तो इसका सेंटर इसके सेंटर को मिला दिया हमने, तो इसी लाइन के अलॉन्ग ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको हम सेंट्रल फोर्स बोल सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ या लॉ लिख लेते हैं खाली, जो फोर्स है, फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इसका मास m1 इसका मास m2, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, इस तरह से बनाते हैं, तो दोनों के मास के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब m1 into m2, और फिर क्या बोला था उसने, एंड जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है 1 अपॉन में आ जाते हैं, ठीक है, और दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, मतलब d स्क्वायर, f प्रोपोर्शनल होगा d स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन करके लिखते हैं, तो इसके नीचे लिख देंगे हम, तो नीचे तो हमारी जगह नहीं, तो ऊपर लिख देते हैं, तो कंबाइनिंग अबव टू, ठीक है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक साथ लिखेंगे, एक साथ कैसे लिखेंगे, f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, फोर्स होगा प्रोपोर्शनल होगा किसके, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर के, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे, तो जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने का मतलब है प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल टू का साइन लगाया जाता है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ भी कांस्टेंट लगता है, उसको हम g से डिनोट करते हैं, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा किसका, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा, मतलब तुम 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 11th में 12th में, ग्रेविटेशन हमारा जनरल नॉलेज का टॉपिक है, थोड़ा बहुत ये कहीं भी जाओ तुम बूढ़े हो जाओ 70 साल के तभी ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, तो इस तरह से इसको याद करना है, F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये फोर्स जो हमने g जो दिया, इस g को क्या बोलते हैं, तो बता देते हैं, हियर g इज proportionality constant and known as universal gravitational कांस्टेंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको जी को और इसकी वैल्यू हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, हमेशा, तो जी इक्वल्स टू इसकी वैल्यू होती है
6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट भी लिख सकते हैं। तो यूनिट लिख लेंगे, क्या करेंगे पहले यहां से देखो जी का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो जी का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो जी इक्वल्स टू एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इंटू डी स्क्वायर और अपॉन में m1 m2 आ जाएगा। तो ऐसा करना आता है तुम्हें, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी यूनिट लिख सकता हूँ। इसको अलग से लिख लेते हैं इस साइड से, तो g इक्वल्स टू एफ इंटू डी स्क्वायर m1 m2 और यहाँ से इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू थी 6.67 10⁻⁻11 यूनिट। यूनिट कैसे बताएंगे देखो यहाँ ध्यान से देखना, एफ फोर्स का यूनिट न्यूटन पता है हमें, डी क्या है डिस्टेंस का यूनिट मीटर और मीटर का स्क्वायर हो रहा है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मास और ये भी मास इंटू मास केजी इंटू केजी स्क्वायर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था ये वाला, उसने जी कांस्टेंट भी दिया पर उसकी वैल्यू से पता नहीं थी उस टाइम पर इसकी वैल्यू क्या होगी जी की वैल्यू, बस उसने बोला कि ये कांस्टेंट है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, बहुत कम होती है और उसे नहीं पता कितनी वैल्यू होती है जी की वैल्यू। जी की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करके बताई थी ये वाली वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने, साइंटिस्ट था ये भी हेनरी कैवेंडिश, उसने इसकी वैल्यू दी थी जी का वैल्यू, उसने कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, और जी का वैल्यू फाइंड किया। न्यूटन नहीं कर पाया था, न्यूटन सिर्फ उस टाइम ये बता पाया था कि कांस्टेंट होता है यहाँ पर, इसकी वैल्यू नहीं पता, तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं इस फोर्स की फॉर्मूला पे, तो जी की वैल्यू ध्यान रखनी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये फोर्स होता है। कैसे क्वेश्चन बनता है इस पे बनता है क्वेश्चन जैसे मान लो सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, क्या ऑब्जेक्ट दे दिए दो, ठीक है, एक का मास 1 kg दूसरे का मास 2 kg, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया 1 मीटर। अब बोला कि दोनों पे कितना फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे जी का वैल्यू फॉर्मूला में m1 m2 और ये 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 × 4 14 3 और ये 3 13 13.34 10⁻⁻11 न्यूटन, ये फोर्स की वैल्यू है जी। ठीक है, क्योंकि फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू न्यूटन में आएगी, तो खाली न्यूटन, तो ये हमारा फोर्स आंसर हो जाएगा, सिंपल ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन में देखिए ये इस तरह से फॉर्मूला है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, फोर्स इक्वल्स टू सपोज कोई भी वैल्यू है, सपोज 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक ये इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये भी इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ऐसे दे दिया मान लो। फिर क्या बोला, फिर मान लो बोल दिया कि उनकी दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया। डबल मतलब जैसे पहले डिस्टेंस था 1 मीटर, 1 मीटर से बढ़ाकर आपको डबल कर दिया 2 मीटर कर दिया, मतलब इसको जस्ट डबल कर दिया। तो देखो इस फॉर्मूला से हमें क्या पता चल रहा है कि f जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है। यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूँ f1/f2 इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो d1 नीचे आएगा और d2 ऊपर आ जाएगा, तो d1 स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ 1 तो 1 नीचे आएगा, यहाँ f2 तो ये नीचे के नीचे लिखेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा वो, तो ये d2 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन बोला पहला फोर्स कितना लगा है 20 न्यूटन का, तो F1 की जगह लिख देंगे 20, ठीक है, और डिस्टेंस पहले d थी मान लेते हैं। अब बोला है कि डिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब ये जो है ये इसका डबल होगी, डबल मतलब 2d होगी, स्क्वायर है यहाँ पर, इस पे भी स्क्वायर लगा, इस पे स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर लगा दिया। अब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब फोर्स कितना हो जाएगा, F2 इक्वल्स टू डी और डी कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 और 4 ये 20 के डिवाइड में जाएगा, तो ये 5 न्यूटन। तो ये हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, अब डायरेक्टली बता सकते हैं अगर डिस्टेंस को मैं डबल करूंगा तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर मतलब अपॉन में 4 आएगा, तो फोर्स के अपॉन में 4 मतलब 1/4 टाइम्स फोर्स हो जाएगा, तो 20 का 1/4
5 न्यूटन। मान लो क्वेश्चन दे दिया कि जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 90 न्यूटन का, ऐसा बोल दिया सपोज, ठीक है। पहले 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अब डिस्टेंस को हमने 3 टाइम्स कर दिया, डिस्टेंस क्या कर दिया 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो अपॉन में क्या आएगा एक्स्ट्रा में 9, तो 90/9 फोर्स होगा 1/9 टाइम्स हो जाएगा, ये इस केस में 10 न्यूटन हो जाएगा आंसर। तो जैसे भी क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तो फोर्स 1/4 टाइम्स हो जाएगा, डिस्टेंस को 3 टाइम्स, सॉरी डिस्टेंस को अगर डबल कर रहे हैं तो फोर्स 1/4 टाइम्स हो जाएगा, और डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर रहे हैं तो फोर्स 1/9 टाइम्स हो जाएगा। ये तो डिस्टेंस वाली बात होगी। मान लो मास से रिलेटेड कुछ दे दिया, किसी एक मास को डबल कर दिया, m1 को डबल करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब फोर्स 2 टाइम्स हो जाएगा। दोनों मास को डबल कर दिया तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 × 2 4 एक्स्ट्रा आगे आ जाएगा, तो मतलब फोर्स जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिंपल से क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ नहीं करना, ये डबल होगा तो फोर्स भी डबल, दोनों डबल हो रहे तो 2 × 2 4 टाइम्स, इस तरह से हम सिंपली इनको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है और बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो या वीडियो क्लास में बता देंगे, तो उन क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना रहेगा। अब इसके बाद आगे इसके टॉपिक पर आ जाते हैं, ये फोर्स हो गया, अब मैं केपलर के लॉस पर आ जाता हूँ जो केपलर ने बताया है, ठीक है। तो उस पर लिख लेते हैं, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। मतलब प्लैनेट कैसे मूव करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो टोटल 3 लॉज दिए, तो जो फर्स्ट था उसको हम नाम दिया उसने लॉ ऑफ ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट की शेप के बारे में बताता है ये फर्स्ट लॉ। तो इसमें क्या बताया, इससे पहले केपलर से पहले कोपरनिकस ने बताया था, क्या बताया था कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है सर्कुलर ऑर्बिट में, उसने उसको करेक्ट किया कि सर्कुलर नहीं है, वो एक्चुअल में इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। तो उसने बताया ऑल प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट है हमारे जो पूरा सोलर सिस्टम है, ठीक है, all planets revolve around sun in elliptical orbits, ठीक है। जितने भी planets हैं revolve around the sun in elliptical orbits and sun is situated at one of the 2 foci of elliptical orbit। तो इलेक्ट्रिकल जो होता है शेप, उसमें 2 फोकस होते हैं, उसको बताएंगे कैसे होते हैं फोकस, ठीक है। तो सन किसी एक फोकस पर होता है, दोनों में से किसी भी एक फोकस पे होता है जिसमें रिवॉल्व करते हैं। तो ये लॉ ऑफ ऑर्बिट है फर्स्ट, तो उसमें हम ऐसे डायग्राम बना के बता देते हैं, इस तरह से दिखेगा, तो इसको तुम नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं डायग्राम बना देता हूँ, मैं इस तरह से इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होगा, ठीक है, ये इस तरह से मान लो, ठीक है। तो ये इलिप्स शेप होता है, जो सर्कल होता है ना, सर्कल मैंने बताया सर्कल कैसा होता है, ये इलिप्स इस तरह से मान लो, इसमें 2 एक्सिस होती है, एक ये होती है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, जो बड़ी वाली ऐसे इसके एकदम जो एक्चुअल सेंटर उससे पास होगी बड़ी वाली एक्सिस, ये मेजर एक्सिस होती है, ठीक है। और ये जो होती है जो इसके सेंटर से पास हो रही है, पर ये थोड़ा स्मॉल है, छोटी है, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो ये एक्चुअल सेंटर है, इस सेंटर के थोड़ा इधर डिस्टेंस पर और थोड़ा इधर डिस्टेंस पर फोकस होते हैं, ये 2 फोकस होते हैं, इन दोनों को फोकस बोलते हैं। तो ये भी फोकस हो गया, ये भी फोकस हो गया। अब प्लेनेट जो प्लेनेट तो इस पाथ पे रिवॉल्व करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा प्लेनेट, ठीक है। और सन या तो यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ भी हो सकता है, तो किसी भी एक जगह सन बना, तो यहाँ बना लेते हैं सन, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा भाई सन है, तो ये हो गया हमारा सन, ठीक है। इससे लाइट वेट नहीं कर रही सब,
और प्लेनेट जो है इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, मान लो ये प्लेनेट हो गया हमारा P4 प्लेनेट, अर्थ हो गया, कुछ भी हो गया। तो प्लेनेट इसे इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और सन किसी भी एक फोकस पर होता है, यहाँ भी फोकस है, यहाँ भी फोकस है, किसी एक फोकस पर होगा, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट इसमें रिवॉल्व करेगा। ठीक है, डायग्राम में हमने थोड़ा यहाँ बना दिया, पर ये सन ऑलमोस्ट इसके आसपास ही होता है, इधर इस सेंटर से थोड़ा सा इधर या इधर होगा, इतना ज्यादा गैप नहीं होगा, इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, और ये इस तरह से प्लैनेट रिवॉल्व करता है इसके अराउंड। ये तो फर्स्ट हो गया। फर्स्ट क्या हो गया हमारा सिंपल, कि जो प्लैनेट्स है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और सन किसी एक फोकस पर होता है दोनों में से। लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ क्या दिया, दूसरा लॉ उसने प्लैनेट की स्पीड से रिलेटेड दिया कि प्लैनेट की स्पीड जब रिवॉल्व करेगा तो कैसे होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया, तो इसमें क्या है, उसने बताया कि प्लेनेट जब सन के आसपास जब होते हैं, जैसे इस जगह पर जो होगा सन के पास में, तो उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। जब सन से दूर मूव कर रहा होगा तो उसकी स्पीड कम होगी, तो स्पीड कम होगी तो वो थोड़ा धीरे चलेगा, कम डिस्टेंस मूव करेगा, और जब पास में होगा तो ज्यादा डिस्टेंस मूव करेगा। फाइनली उसने लॉ क्या दिया, उसने लॉ दिया सेकंड वाला। ठीक है, प्लेनेट से, प्लेनेट मान लो अभी यहाँ पर है इस जगह पर, प्लेनेट से सन को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये जो लाइन, ठीक है, थोड़ी देर में प्लेनेट मान लो एक मंथ में अर्थ यहां से यहां पहुंच गई इस जगह पर, तो ये प्लेनेट और इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, प्लेनेट को और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो लाइन पहले यहां पर थी, फिर घूमकर यहां पहुंच जाएगी। तो ये लाइन कितना एरिया स्वेप कर रही है, ये इतना एरिया स्वीप कर रही है, तो ये एरिया स्वेप्ड बाय द लाइन। ठीक है, लाइन कौन सी है, सन और प्लेनेट को ज्वाइन करने वाली, तो ये प्लेनेट। ठीक है, इसकी पोजीशन ये ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं एस फॉर सन। तो एक महीने में ये यहां से यहां पहुंच रहा है, और फिर जब रोटेट करता हूँ यहाँ पर कहीं पर आएगा, तो ये एक महीने में यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि स्पीड फास्ट होगी इसकी सी से डी पर। ठीक है, और जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो इतना एरिया स्वेप करेगी। तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों का टाइम इंटरवल है, ए से बी का जाने का टाइम भी एक महीना है टी टाइम, सी से डी आने का टाइम भी एक महीना है टी टाइम, तो दोनों के टाइम इंटरवल सेम है। तो उसने बताया कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो ये एरिया स्वैप कर रही है वो एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब एस ए बी, ये जो एरिया बन रहा है ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा, ये उसने बताया। ठीक है, यहां पर जितना एरिया होगा उतना एरिया यहां पर होगा, ये इसके लॉ ऑफ एरिया के अंदर है। तो इसने क्या बताया, इसमें इससे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट, लाइन joining the sun and planet sweeps out equal area in equal time interval। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप करेगी। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी जो एरियल वेलोसिटी है, मतलब कितना एरिया बना रही है एक फिक्स टाइम में, मतलब एरिया अपॉन टाइम, एरिया अपॉन टाइम उसको मैं चाहूँ तो एरियल वेलोसिटी बोल सकता हूँ। ठीक है, या फिर एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी को तुम शॉर्ट में समझ सकते हो वैसे, चेंज इन एरिया अपॉन टाइम, एरिया मतलब ये वाला जो एरिया, aerial velocity of planet remains constant। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और चाहो तो इसको भी ध्यान रख सकते हो जो बाद में लिखा है, ये वाला तो रखना है, ये जो लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसके अकॉर्डिंग ये जो एरिया है एस ए बी, ठीक है, और एस सी डी सेम होगा। मान लो यहाँ पर टाइम, तो इसके बाद हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, टाइम
taken by planet to move from A to B equals to time taken by planet to move from C to D. If अगर ये ऐसा है A से B का जितना टाइम ले रहा है उतना C से D का टाइम ले रहा है, इसका मतलब then area SAB equals to area SCD. ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम होगा अगर टाइम इंटरवल सेम है, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ का टाइम सेम है, तो ये और ये भी क्या होगा, सेम रहेगा, एरिया भी सेम रहेगा। तो सेकंड लॉ ये है। तो इससे पता क्या चलता है हमें, ये पता चलता है जब प्लेनेट फारदेस्ट होता है सन से, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, व्हेन प्लेनेट इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन, उसकी स्पीड स्लोएस्ट होती है, सबसे धीरे स्पीड से मूव करता है। और जब क्लोजेस्ट होता है, व्हेन प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, नियरेस्ट टू द सन, इट्स स्पीड इज मैक्सिमम। तो ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, कंक्लूजन मिलता है व्हेन planet is farthest from the sun, its speed is minimum. अगर यहाँ पर होगा बिल्कुल फारदेस्ट डिस्टेंस पर, तो इसकी स्पीड जो होगी वो मिनिमम होगी, और जो क्लोजेस्ट होगा यहाँ पर, इसकी स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी। एंड व्हेन प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, इट्स स्पीड इज मैक्सिमम। तो फास्टेस्ट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होता है। इस चीज को हम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे इन पोजीशन को बोलते हैं, इस पोजीशन को पेरीहेलियन बोलते हैं, यहाँ पर जब नियरेस्ट पोजीशन जो होती है, और जो फारदेस्ट पोजीशन जो होती है उसको एपीहेलियन बोलते हैं। ये नाम रखा हुआ है साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने अपने हिसाब से, पेरीहेलियन वो एपीहेलियन होता है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ एरिया हो गया। और एक और लॉ दिया उसने, एक और लॉ क्या दिया, थर्ड लॉ ऑफ एरिया ऑफ पीरियड, नहीं एरिया क्या, लॉ ऑफ पीरियड, पीरियड होता है टाइम पीरियड। इसमें क्या है, इसने बताया कि जो प्लेनेट रिवॉल्व करता है कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है, तो यहां से स्टार्ट किया सपोज और यहां से घूमकर यहां आ गया, तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अर्थ का टाइम पीरियड तुम्हें पता होगा 1 ईयर, 1 ईयर मतलब दैट मींस 365 डेज होते हैं वो, ठीक है। तो अर्थ 365 डेज में उसका एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेती है, तो अर्थ का टाइम पीरियड है। तो जो पीरियड ऑफ प्लेनेट है, टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट है, वो उसका स्क्वायर जो होगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू जो मीन डिस्टेंस होती है। मीन डिस्टेंस मतलब देखो डिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, तो यहाँ मिनिमम हो गई, फिर बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, तो मीन डिस्टेंस होता है इन सबका एवरेज। तो जो टाइम का स्क्वायर जो है वो जो मीन डिस्टेंस होगा, एवरेज डिस्टेंस, उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। जब इसकी जगह हम सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस का मतलब होता है ये वाली डिस्टेंस, तो तुम इस वाले को सेमी मेजर एक्सिस ही बोल दो, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये होता है लॉ ऑफ पीरियड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट is the time required to complete a revolution around sun। ये तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन अगर तुम बोलना तो ये हो जाएगी फिर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of planet
is directly proportional to the cube of average distance between sun and planet। ठीक है, इसका मतलब जो टी स्क्वायर होगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर क्यूब के। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, और तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो इसको, ये प्रोपोर्शनल साइन आएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट ही लिख लेते हैं अभी, कांस्टेंट इनटू आर क्यूब को इधर ले आएंगे, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो चाहो तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो या फिर ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लॉ ऑफ पीरियड, थर्ड पीरियड दिया था। ये उसने सिर्फ बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, इसका कोई रीजन वगैरह नहीं दिया था। ठीक है, पर न्यूटन्स लॉ को हम जो अपॉन में जो डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है, अपॉन में क्या हो रहा है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो उसने भी इस लॉ की थोड़ी हेल्प ली थी न्यूटन ने, और इसकी हेल्प से फिर उसने बताया था कि ये फॉर्मूला न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ का जो फॉर्मूला है उसको हम ऐसा बना सकते हैं, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन ने एक तरह से किया कि न्यूटन ने जितने भी साइंटिस्ट है, मतलब जो टाइको ब्रे हो गया, जोहानस केपलर हो गया, गैलीलियो हो गया, इन सब की जो स्टडीज थी ग्रेविटेशन से रिलेटेड, उन सभी स्टडीज को कंबाइन करके फाइनली उसमें अपना अच्छा दिमाग लगाकर फाइनली उसने लॉ दे दिया। ठीक है, और वही लॉ जो न्यूटन ने आज से 400 साल पहले दिया था, उसी को वो चेंज नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही लॉ है, मतलब उसने सही बताया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें जो इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो इनवर्स स्क्वायर को भी बताते हैं, इनवर्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस लॉ को हम इससे प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी फॉर्मूला में अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है, जैसे इस फॉर्मूला में हो रहा था हमारा एफ डी के प्रोपोर्शनल था एफ प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, तो ये इस तरह से जो दिखता है इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, मतलब अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये इनवर्स स्क्वायर होता है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, चाहो तो अगर तुम डिस्टेंस को d लेके r भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r हुआ तो इसको भी तुम चाहो तो प्रूव कर सकते हो, एफ प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो, let a planet is revolving in a circular लेते हैं, मान लो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, of radius r, then एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो लिखा था हमने, ध्यान होगा तुम्हें फॉर्मूला मैंने बताया हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था a इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। ठीक है, v उसकी स्पीड, तो ये लिखते हैं planet is revolving in a circular orbit of radius r with speed v, ऐसा लिखते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ले सकते हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r, या यहां से बोल सकता हूं F प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाय r। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि F जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, v स्क्वायर बाय r के, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, इसको हम काम में लेंगे F प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, ये फिर देखते हैं इसमें आगे। अब देखो ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे कितना स्पीड है, v स्पीड है, रेडियस कितनी है r,
ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट, टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट क्या लिखूंगा मैं, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू, मतलब एक राउंड का पूरा टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है एक राउंड में, यहाँ से लेके सर्कमफेरेंस के इक्वल टू सर्कमफेरेंस हो गया मेरी 2 पाई आर डिवाइड बाय वी। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं हम इसका यहां से v बाय आर इक्वल्स से लिख देते हैं, v को लिया ये 2 पाई बाई टी लिख देता हूं मैं इसको। चलो v इक्वल्स लिख देते हैं, v इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा, v इक्वल्स हो जाएगा 2 पाई आर बाय टी। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, देखो बी स्क्वायर इक्वल्स ऐसा दिखेगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जब स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायर करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर भी आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर भी और नीचे भी, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ क्योंकि आर और आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यही चीज। तो यहाँ देखो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, ये आर क्यूब हो जाएगा अपॉन टी स्क्वायर, और ये आर अपॉन में बचेगा बस 1 बाई आर। अब इस चीज को ध्यान से देखो, ये वाला इसके आगे जो लिखा हुआ है, तो 4 कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, पाई जो होता है पाई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.14, उसको हम चाहिए वो चेंज नहीं होती, ये भी चेंज नहीं होता। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा जो थर्ड लॉ था केपलर का, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट, या मैं चाहूँ तो इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हुई, तो इससे क्या मिल रहा है मुझे, वी स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन आर के। यहाँ पर आप लिख देंगे सिंस आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये वाली वैल्यू पहले से कांस्टेंट है, सो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले लिखा था एंड एफ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय आर, ऐसे लिखा था हमने थोड़ी देर पहले, और जो है वी स्क्वायर बाय आर के प्रोपोर्शनल है, और यहां से मुझे मिल गया वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं कर सकता हूँ कि वी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 बाय आर, प्रोपोर्शनलिटी तो है ही सही, तो वी स्क्वायर की जगह जब मैं 1 अपॉन आर लिखूंगा, तो वी स्क्वायर की जगह लिखूँ 1 अपॉन आर, तो आर पहले से और एक और आर आएगा, तो आर इंटू आर, सो फ्रॉम अबाउट टू मैं फाइनली लिख सकता हूँ यहाँ एक आर और एक आर मतलब आर स्क्वायर, मतलब एफ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये प्रूव कर सकते हैं कि जो फोर्स जो लग रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मतलब प्लेनेट और सन के बीच में, वो जो है वो अपॉन में इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब न्यूटन ने सही चीज बताई थी, यहाँ से उसने इसी टाइप से कुछ किया था, और फाइनली फिर वो उससे पता चल गया था कि एफ जो है फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ठीक, तो ये भी दिया हुआ, वैसे एग्जाम में तुमसे पूछेंगे नहीं, ये तुमसे ऐसे जनरल नॉलेज के लिए तुम्हारी बुक में दिया हुआ इसलिए बता दिया, ठीक है, पर ये एग्जाम में नहीं आता है कि इसको प्रूव करो इनवर्स स्क्वायर लॉ को विद द हेल्प ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो केपलर्स थर्ड लॉ की हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये इस तरह से हो जाएगा, इसको तुम ध्यान रख सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री फॉल। फ्री फॉल, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं ऐसे, तो गिराएंगे तो कहाँ जाएगा, वो नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है उसके ऊपर, उस फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, गिर रहा है वो। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो फॉल होता है, जो गिरना होता है, उसी को बोलते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या हो जाएगा, when a body when an object falls under the attraction of Earth's gravitation,
then it is called फ्री फॉल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, आपकी ग्रेविटेशन की वजह से नीचे की तरफ गिर रही है, तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, तुमने बॉल गिरा दिया ऐसे, फ्री फॉल है। मैंने ये मार्कर गिरा दिया, फ्री फॉल है। कोई भी चीज गिरा दो, ठीक है, तो वो अर्थ उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, उस पर फोर्स अप्लाई करेगी। तो जो अर्थ के फोर्स की वजह से जो मूव हो रहा है वो क्या हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा। चाहे तो तुम एक मंजिल से गिराओ या 10 मंजिल से गिराओ, कहीं से गिराओ, तो उसको फ्री फॉल ही बोलेंगे। ठीक है, तुम मत गिर जाना 10 मंजिल से, 1 मंजिल से। ठीक है, तुम्हारा फ्री फॉल तो होगा, पर फिर तो ये हो जाएगा फ्री फॉल। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को, पत्थर वगैरह को, पत्थर या बॉल किसी को गिराएंगे तो फ्री फॉल हो गया। तो फ्री फॉल से रिलेटेड सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था गैलीलियो ने। ठीक है, और फिर गैलीलियो का एक जो भी वो चेला वगैरह था, तो उसने फाइनली एक्सपेरिमेंट करके बता दिया था कि एक्चुअल में ऐसा होता है। तो उसने क्या किया, उसने एक वैक्यूम ट्यूब ली। वैक्यूम ट्यूब में क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उसने गिराया एक तो बॉल को, आयरन बॉल, ठीक है, मेटलिक बॉल, और एक फेदर को। तो वैक्यूम इसलिए की क्योंकि यहाँ पर कोई भी अर्थ का सॉरी एयर वगैरह, एयर फ्रिक्शन नहीं लगे, मतलब एयर नहीं रहे बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये वैक्यूम में एक तरह से गिरे। तो एक फेदर हो गया और एक बॉल हो गई। ठीक है, दोनों को एक साथ उसने ड्रॉप किया, एक साथ छोड़ा, इसको भी इसको भी, तो दोनों को एक साथ छोड़ा। तो जितने टाइम में ये यहाँ पर पहुंचा उतने टाइम में फेदर भी पहुंच गया, जितने टाइम में बॉल पहुंची उतने टाइम में। तो यहाँ पर दोनों का जो होता फ्री फॉल होता अंडर ग्रेविटी। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ अर्थ का अट्रैक्शन लग रहा था, और फोर्स लग रहा था। दोनों पर सिर्फ अर्थ का फोर्स लगेगा तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, भले दोनों के मास अलग लो, इसका मास ज्यादा इसका मास कम हो, दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे अगर सिर्फ अर्थ का अट्रैक्शन लग रहा है तो। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, फेदर और बॉल को गिराएंगे तो ऑब्वियसली बॉल नीचे जल्दी पहुंचेगी, फेदर लेट पहुंचेगा, क्योंकि फेदर के ऊपर एयर का फोर्स लगता है, एयर रेजिस्टेंस भी लगता है। उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो उड़ता है तो धीरे धीरे नीचे आता है। ठीक है, और बॉल पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो बहुत कम लगता है क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से वो फटाफट नीचे आ जाती है। तो यहाँ फ्री फॉल में जो चीज काम कर रही है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, एक तो कम हाइट से गिराया, एक ज्यादा हाइट से गिराया। तो ज्यादा हाइट से गिरेगा तो जो ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। कम हाइट से गिराएंगे तो ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। यहाँ स्पीड कम होगी, यहाँ स्पीड ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जाता जाता है उसकी स्पीड चेंज होती जाती है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। मतलब उसका स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, वो एक्सेलरेशन आ रहा है अर्थ के फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो नॉर्मली जो भी हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती है, जैसे मून हो गया, मार्स हो गया, सन हो गया, तो इन सबका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, नॉर्मली इस चीज को हम नाम देते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी नाम सुना होगा तुमने, मूवी बनी हुई है इसके ऊपर एक। तो ग्रेविटी, जो अर्थ की जो ग्रेविटी लग रही है, उस ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड चेंज होती है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, और उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसको बोलेंगे हम ग्रेविटी। मून का जो ग्रेविटेशन उसको भी ग्रेविटी बोल सकते हैं। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी इनके अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी बोल सकते हैं। और उसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट जो नीचे की तरफ गिर रहा है उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ is called gravity and acceleration produced in the freely falling object due to Earth's attraction is called acceleration due to gravity.
and it is denoted by स्मॉल जी। स्मॉल जी से डिनोट करेंगे हम एक्सेलरेशन को, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से स्पेशल एक्सेलरेशन आ रहा है, तो उसको हम डिनोट करेंगे जी से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, क्या वैल्यू आएगी इसकी। तो यहाँ पे लिखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन। ठीक है, किसकी वजह से आ रहा है, अर्थ की वजह से आ रहा है। तो मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ऐसे तो बहुत बड़ी है, तो मान लेते हैं कि ये अर्थ ही है हमारी। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस है, रेडियस मान लेते हैं इसकी आर। ठीक है, इसका वैल्यू होता है, इसका मास मान लेते हैं एम, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे भी। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि अर्थ, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, मान लो एम मास है, अर्थ क्या कर रही होगी, इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, ये नीचे की तरफ आएगा, इसका फ्री फॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज फॉलिंग towards earth and it is near to the earth's surface. Mass of earth कैपिटल एम, और इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स होती है 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू होती है 6.4 10⁻6 मीटर। ठीक है, अगर किलोमीटर लिखना है तो किलोमीटर में 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये भी एग्जैक्ट नहीं है, मतलब इसको हम अप्रॉक्स लेके चल, इतना ले लेते हैं, ये मास भी एग्जैक्ट नहीं है, इसको अप्रॉक्स इतना ले लेते हैं। तो ये मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ, तो किलोमीटर से पता चल रहा है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर बात करें, जैसे एक मंजिल की हम बात करें हमारे घर की, तो एक मंजिल अराउंड 3 और 3.5 मीटर की होती है। तो अगर 3 मंजिल अगर हम बनाए, एक मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 3 स्टोरी बनाए, तो 3 स्टोरी की अराउंड ग्राउंड से हाइट हमारी हो जाएगी 10 मीटर के आसपास, तुम मान सकते हो। ठीक है, 3 मंजिल की हाइट 10 मीटर। तो अगर मुझे 100 मीटर अगर करना है, तो 100 मीटर मतलब वो अराउंड 30 मंजिल हो जाएगा, 330 स्टोरी हो जाएगा। 100 मीटर मतलब 30 स्टोरी, और 30 स्टोरी के मान लो आप ऊपर चढ़ गए, वैसे यहाँ बिलासपुर में शायद होगा नहीं। ठीक है, उसके लिए हमें मुंबई वगैरह किसी अच्छी जगह पे जाना पड़ेगा, तो वहां मिल जाएगा 30 स्टोरी भी। उतनी हाइट से अगर हम देखेंगे नीचे, तो बहुत ज्यादा ऊपर लगेगा, 30 स्टोरी को ऐसे देखेंगे तो बहुत ऊपर लगेगा, तो बहुत ज्यादा ऊपर होता है। 100 मीटर भी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा होता है, और ये मीटर में नहीं है, मीटर में तो ये है, ये किलोमीटर में। ठीक है, तो 1-2 मंजिल या 3 मंजिल से हम फेंकेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ के एकदम सरफेस के बिल्कुल पास में होगा। अर्थ के सरफेस के पास में मतलब उसको अराउंड मैं इसी के अंदर ले सकता हूँ, 6400 किलोमीटर के अंदर ले सकता हूँ। तो नॉर्मली किसी हम पत्थर वगैरह गिरा रहे, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 10 मंजिल से, तो ऑलमोस्ट वो अर्थ के सरफेस के पास में होगा। अर्थ के सरफेस में पास में मतलब अर्थ के सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस, क्योंकि जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस लेते हैं, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस अप्रॉक्स में आर के इक्वल ले सकता हूँ। ठीक है, तो वेरी नियर टू द सरफेस है, नियर टू द अर्थ सरफेस है, नियर टू द अर्थ सरफेस, तो इस केस में क्या लिख सकता हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, उसको लिख लेते हैं ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू G, अर्थ का मास, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास रहता है G m1 का वैल्यू m और m2 का वैल्यू स्मॉल है, G m1 m2 अपॉन इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस अप्रॉक्स r के इक्वल ले लेंगे, अपॉन में r स्क्वायर। तो इतनी ग्रेविटी लग रही है, इतना फोर्स लग रहा है, F का वैल्यू। अब फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, G।
फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं इसका, ठीक है, तो इसका मास, इसका एक्सेलरेशन जी, ठीक है, इसे नॉर्मली m इंटू ए लिखते हैं और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g लिखते हैं। एम जी इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m ऑन आर स्क्वायर। तो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, फाइनली मुझे g का वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिलेगा, g इक्वल्स टू कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दो जी है यहाँ पे, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 है। ठीक है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये स्मॉल जी जो है ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी जो यूनिट आएगी वो एक्सेलरेशन की यूनिट के इक्वल होगी। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे कैलकुलेट, वैल्यू पुट करो। कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ अभी लिखा 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ मीटर में क्या लिखा 6.4 10⁻6 और उसका स्क्वायर। उसको कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर और सॉल्व करेंगे, ये सब तुम्हें आता है, आसानी से कर सकते हो तुम। तो करो सॉल्व और इसका आंसर आएगा, कैलकुलेट करना है, यह आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मैंने बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेशन तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू होती है ये अर्थ की सरफेस के पास में, मतलब अगर हम 10-20 मंजिल भी चले जाएं तो ये g की वैल्यू अप्रोक्स इतनी रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये g का वैल्यू होता है। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, इसलिए इसका यूनिट ऐसा लिखा है। ठीक है, और अगर हमें सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फीट में इसकी वैल्यू चाहो तो तुम ध्यान रख सकते हो 32 फीट। ठीक है, फीट भी हमारी, जैसे हम हाइट में नापते हैं फीट में नापते हैं, फीट पर सेकंड स्क्वायर 32 होता है वैल्यू। तो जी की वैल्यू होती है नियर टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये अर्थ को हमने स्फेरिकल मान के किया, पर अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। अर्थ जो है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। जैसे मान लो अर्थ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, अर्थ की खुद की एक रोटेशन एक्सिस होती है जिसके अबाउट वो घूमती है, जिससे डे और नाइट फॉर्म होते हैं। ठीक है, और जिससे पास होती है इनको ये पोल्स बोलते हैं। ऊपर में ये धन में एक साइड नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। ठीक है, थोड़ी बहुत जियोग्राफी पढ़ी होगी तुमने। वैसे बीच से जो लाइन जाती है इस तरह से, ये जो लाइन होती है ये होती है इक्वेटर। ठीक है, इसके ऊपर लाइन होती है एक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, लाइन ऑफ कैंसर, ऐसे कुछ। ठीक है, दो लाइन होती है 23.3 के आसपास, एक और से नीचे भी। तो अभी मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, दिमाग से उड़ गया थोड़ा सा। तो ये तो पता है कि ये इक्वेटर है और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है। अर्थ एकदम स्फेरिकल नहीं है, स्फेरिकल नहीं कैसे, ये ऊपर से पोल्स के साइड से थोड़ी फ्लैट है, पोल्स की तरफ थोड़ी सी फ्लैट है, इधर भी ये ऐसे फ्लैट, और जो इक्वेटर की साइड है वो थोड़ा बल्ज आउट हो रही है, जैसे बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, इसका मतलब ये वाली जो रेडियस है थोड़ी कम है अर्थ में, पोल वाली रेडियस, और इक्वेटर वाली रेडियस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, जैसे फॉर्मूला लिखा था हमने g इक्वल्स टू gm/r²। तो r की जो वैल्यू है अगर वो ज्यादा होगी, अगर रेडियस ज्यादा होगी तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ रेडियस ज्यादा है इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे g का वैल्यू थोड़ा सा कम होता है, और पोल पर g की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि रेडियस कम है। तो पोल्स पे अगर जाएंगे तो g का वैल्यू ज्यादा होता है, ग्रेविटी मतलब ये 9.8, इससे थोड़ा सा ज्यादा मान लो, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। और इक्वेटर पे जाएंगे तो 9 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो g की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे थोड़ी सी चेंज होती है, तो इसको हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अर्थ इज नॉट कंप्लीटली, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह तो तुम्हारे हिसाब से लिख लेना, जहां पर स्पेलिंग गलत लिखता हूँ।
अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल, it is flat at poles and bulging out at equator. bulging स्पेलिंग ये थी, ये खाली एल लिख दे, एल डी, बिल्डिंग टाइप हो जाएगा, PULGE, bulging out at equator. ठीक है, तो इक्वेटर पे बल्जिंग आउट हो रही है और यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब जो रेडियस एट पोल, पोल्स वो कम होगी, रेडियस एट इक्वेटर, इक्वेटर पे ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब पोल की रेडियस कम है, इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है। एंड सिंस जी जो होता है वो हमारा होता है GM/r², आर की वैल्यू ज्यादा होगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो जी पोल पर ज्यादा होगा इक्वेटर से। ठीक है, तो ये हम ध्यान में रख सकते हैं, ये वाली चीज भी। ठीक है, तो हमने कुछ पढ़ा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, वो ध्यान रखना है तुम्हें, F=GM1m2/d², उसका स्टेटमेंट भी ध्यान रखना है, याद रखना है उसको, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वीडियो क्लास में हम भेजेंगे। ठीक है, वो तुम्हें सॉल्व करने रहेंगे। और जी की वैल्यू ध्यान रखनी है तुम्हें, उसकी यूनिट ध्यान में रखनी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है कैपिटल जी की बात कर रहा हूँ मैं, केपलर्स लॉ ध्यान में रखना है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड, वो तीनों लॉज। ठीक है, वो जो प्रूफ हमने लिखा है उसको चाहो तो सिर्फ पढ़ सकते हो, याद करना जरूरी नहीं है, ऐसे ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद ये फ्री फॉल में ये जी का जो वैल्यू, ठीक है, इसका फॉर्मूला, जी का वैल्यू पोल पर इक्वेटर किस तरह से वैल्यू होता है, तो इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स वगैरह बना लेना तुम्हारे अच्छे से इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, और कोई भी तुम्हारे डाउट हो तो उसको तुम पूछ सकते हो। ठीक है, और डरना नहीं है, समझना हर चीज को, है ना, तो कोई भी डाउट्स वगैरह कुछ भी आता है तो उसको पूछ लेना है। ओके, थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद।